गांधी जी से लेके वाजपेयी तक पूरे मुल्क की पॉलिसी और तमाम लीडर्स फ़लस्तीन की हिमायत में हमेशा खड़े रहे। यासिर अराफ़ात ने इंदिरा गांधी के ज़माने में कहा कि इंडिया मेरा सेकंड होम है। 70% से ज़्यादा दुनिया फ़लस्तीन के हक में दिखाई देगी। आरएसएस की पॉलिसी है, वो उस ज़माने में भी प्रो इज़राइल थी। इज़राइल जब से बना है प्रो इज़राइल रहा, आरएसएस प्रो इज़राइल रहा है। आज उनकी हुकूमत है। इस वक़्त पहला बार 100 साल की तारीख में एक ऐसा हमला हुआ है कि जिसमें इज़राइल को हज़ीमत उठानी पड़ी है। इतनी बड़ी तादाद में उनके लोग मारे गए हैं। इस वक़्त 1000 के करीब इज़राइली मारे जा चुके हैं। हमास की कैजुअल्टीज़ निस्बतन कम हुई हैं। उनके लोग बड़े-बड़े आर्मी अफ़सर और ब्रिगेडियर्स गिरफ्तार होके हमास की कैद में हैं। हमारा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ़ अमेरिका और इज़राइल का भौंपू बन के काम कर रहा है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। असल बात ये है कि दुनिया हमास के हक में खड़ी है, फ़लस्तीन के मज़लूमों के हक में खड़ी है और ये जंग मज़लूम और ज़ालिम के बीच में एक जंग है, जिसमें फ़लस्तीन के अवाम मज़लूम है और इज़राइल की हुकूमत ज़ालिम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आलमी सतह पर कोई भी एक इत्तफ़ाक़ राय इस सिलसिले में कायम नहीं हो पाया। दुनिया की बड़ी तादाद देखिए एशिया मैक्सिमम एशिया फ़लस्तीन के हक में है। चीन और रूस जैसी ताकतें फ़लस्तीन के हक में खड़ी हैं और जो वेस्ट एशिया के अक्सर ममालिक फ़लस्तीन के हक में हैं। अफ़्रीका के 50 से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीन के हक में हैं। तो आप काउंट करेंगे तो 70% से ज़्यादा दुनिया फ़लस्तीन के हक में दिखाई देगी। लेकिन वो जो एलाइड फ़ोर्सेस हैं, जो पिछले 100 साल से दुनिया में सरगर्म हैं, जिसमें यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल हैं, या मैं तो बहुत ब्लंट बात कहता हूँ, यूरोपियन यूनियन का क्या मतलब है? या यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन का मुश्तरका तौर पर क्या मतलब है? इसका एक लफ्ज़ में मतलब है ईसाई दुनिया। तो ईसाई दुनिया 1912 से बरसरे पैकार है। पहले तुर्की की खिलाफत के को तोड़ने के लिए बरसरे पैकार थी, फिर उस नाम पे फ़लस्तीन को बर्बाद करके उस जगह पे इज़राइल के क़याम के लिए मुसिर रही और उसने इस चक्कर में 2 जंगे अज़ीम इस दुनिया के ऊपर थोपी। उसके बाद ज़बरदस्ती यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए 1948 में इज़राइल बनवाया। फिर 1948 से 49 के बीच 70% फ़लस्तीनी अरबों को उनके घरों से बाहर निकाला, बेघर किया, जो कहीं मिस्र में, कहीं लेबनान में, कहीं सीरिया में, कहीं तुर्की में, कहीं कतर में, कहीं सऊदी अरब में, मुख्तलिफ जगहों पर टेंटों में रहने पे मजबूर कर रखा है। तो आज 70% तभी निकल गए थे और उसके बाद लगातार अरबों के मोहल्लों से उनको बेघर किया जा रहा है, उनके जान-ओ-माल पर छीने जा रहे हैं, उनके इज़्ज़त व आबरू पे हमले किए जा रहे हैं। उनका जो एक हक था जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया था कि फ़लस्तीनी रियासत वहाँ होनी चाहिए, वो रियासत आज तक कायम नहीं होने दी इन लोगों ने और यरूशलेम पे राजधानी बनाने की इन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की, जबकि ये बात पहले से तय थी कि यरूशलेम इसराइल की राजधानी नहीं होगा, तिल अवीव होगा, जो है, अभी भी है, उसे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन गासिबाना कब्ज़े की कोशिश, अरबों का लगातार कत्ले-आम किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पर 1-2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है। हर जुमे को मस्जिद अक़सा में हमला करके 2-3 लोगों को शहीद किया जाता है। पिछले 8 महीने के अंदर-अंदर जो एक स्कर्मिशेस बढ़े हैं, जो फ़लस्तीनियों इज़राइलियों की ज़्यादतियाँ 8 महीने में बढ़ी हैं। 2000 फ़लस्तीनियों को घर से बाहर निकाल के उनकी जगह इज़राइल को आबाद किया है पिछले 8 महीने के अंदर। एवरी डे 3 Israelis intrude inside the Arabic lands and they occupy it. तो इसको आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाए? सारी दुनिया खबर में निकले। लेकिन भारत की जो अब तक की पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे जो भी पहले के नेता थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को हमला हमास ने किया, उस दिन ही ट्वीट करके इज़राइल को समर्थन दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसे मुल्क के डायस्पोरा ने और मुल्क के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने कंडेम किया है। वजीर आजम के बयान को बहुत ही प्रीमेच्योर और प्री टाइमिंग करार दिया है और ये जो सेंसिटिविटी है इस इशू की, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है और जो इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है सिंस 1948 ऑनवर्ड्स, ये उसकी सीधी-सीधी खिलाफ वर्जी है, जिसे बल्क ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ने खारिज किया है। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया है,
तो प्राइम मिनिस्टर के इस बयान का मतलब ये नहीं है कि पॉलिसी में पूरा का पूरा शिफ्ट आएगा। हमारा मानना ये है, और इस मुल्क के अक्सर जो तबकात हैं, पार्टीज हैं, उनका मानना ये है कि जैसे यूएसएसआर यानी रशिया एंड यूक्रेन की जंग में भारत ने एक गैर जानिबदार रोल प्ले किया, जिसको अप्रिशिएट किया पूरे मुल्क ने, वैसे ही हमें अपनी पॉलिसी पर कायम रहते हुए फिलिस्तीन के बारे में नॉन अलाइंड पॉलिसी पर अमल करना चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, हमारा दावा प्राइम मिनिस्टर का ये भी है ना कि वो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु होने की हैसियत से दोनों जंग करते हुए मुल्कों के बीच मेडिएशन और सालिसी का काम करते हुए जंगबंदी रोकने में पहल करने का काम भारत को करना चाहिए। अगर भारत के इतने प्राइम मिनिस्टर के इतने सारे दोस्त हैं दुनिया में, और वो कहते हैं कि उनको तो बहुत बड़ा मानते हैं, तो अगर इतने बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हो चुके हैं विश्व पटल पर, तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पर इंटरवीन करें और कहें भाई जंग रोकिए, फिलिस्तीन को भी रोके, हमास को भी रोके, और टेबल पे लाएं दोनों को। ये काम क्यों नहीं किया गया? ये करना चाहिए ना, इससे भारत का गौरव बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप अपने मीडिया को अगर आज देखें, जो जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते रहे हैं, ये तो अमेरिका और इजराइल के प्रोवाइड किए हुए वीडियोस चला रहा है, ये इनके अपने सोर्सेज नहीं है। अब किसी ने भेजा भी है, अगर कुछ चैनल्स ने भेजा है, तो इनको कहाँ भेजा है? इजराइल के अंदर भेजा है, गजा में तो नहीं गया ना कोई। तो आप तो ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो इंडियन मीडिया के लोग वहां गए हैं, दे आर रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, दे आर नॉट बैलेंस्ड, दे आर नॉट मतलब ये वो नहीं है कि दोनों के मुश्तरका रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो इजराइल और अमेरिका की प्रोवाइड की हुई वीडियोस, डॉक्टर वीडियोस चला के ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है फलस्तीनियों के खिलाफ और हमास के खिलाफ। लेकिन रूबिका लियाकत तो देश की जानी मानी पत्रकार है, एंकर है, वो खुल करके समर्थन में अरे भाई, वो किस बात के लिए जानी मानी है, इस बात को सब लोग जानते हैं, उसको छोड़िए। राष्ट्रवादी एंकर है। नहीं, वो राष्ट्रवादी हैं क्या है, तो सारी दुनिया जानती है कि वो किस बात के लिए मशहूर है। तो उस पर मैं जाना नहीं चाहता, मैं किसी की जात पे हमला नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया जानती है। इसी तरीके से तमाम एंकर से पूछिए कि हमास की तारीख क्या है, फिलिस्तीन की तारीख क्या है, यहूदियों की तारीख क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है, और तनाज़ा क्या है इन तीनों के बीच में, हैसियत क्या है यरूशलेम और फिलिस्तीन की। तो इन लोगों को मालूम नहीं है कुछ भी, तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसलिए ये बात मुल्क के तमाम लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल का भौंपू बन के काम कर रहा है बिना किसी इंफॉर्मेशन। एक तबका अभी भी ऐसा है जो ट्विटर और सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो कह रहा है हम लगातार जाने को तैयार है, बस परमिशन मिले। इजराइल जाने को सब तैयार है, जाए, फिर जो लोग जाना चाहते हैं वो जाए, हर शख्स अपने में आजाद है। हुकूमत अगर उन्हें इजाजत दे देती तो चले जाए, बहुत अच्छी बात है। वहीं सर एएमयू में अगर कुछ छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं तो उनको एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब वो एफआईआर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। देखिए, हम तो पिछले सन 48 से मैं कह रहा हूँ, गांधी जी से लेके वाजपेयी तक पूरे मुल्क की पॉलिसी और तमाम लीडर्स फिलिस्तीन की हिमायत में हमेशा खड़े रहे। यासिर अराफात ने इंदिरा गांधी के ज़माने में कहा कि इंडिया मेरा सेकंड होम है, इस हद तक कहा। अब अगर जो आरएसएस की पॉलिसी है वो उस ज़माने में भी प्रो इजराइल थी, इजराइल जब से बना है प्रो इजराइल रहा, आरएसएस प्रो इजराइल रहा है, आज उनकी हुकूमत है, तो वो लोग अब सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं चले जाए। मैं भी हुकूमत हिंद से कहूँगा कि भाई कुछ जो ये पब्लिक के लोग, नॉट आर्मी, वैसे तो ऑफिशियल स्टैंड हमारा ये है कि किसी भी मुल्क को इस किस्से में पार्टी बन के खड़ा नहीं होना चाहिए, जंग में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। जो बाअसर ममालिक दुनिया के हैं, ख़ास तौर पर वहाँ के पड़ोसी ममालिक, उन्हें अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए फौरी जंग बंदी के इक़दामात करने चाहिए और तमाम फरीक़ैन को एक टेबल नेगोशिएशन की टेबल पे लाना चाहिए, ताकि मसले का एक पायदार अमन की खातिर एक हल निकल सके। इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ शोधे अगर जाना चाहते हैं और वो वीज़ा मांग रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ज़रा कंसीडर करें इसको भी, फिर देखते हैं क्या होता है। इस वक्त पहला बार 100 साल की तारीख में एक ऐसा हमला हुआ है कि जिसमें इजराइल को हजीमत उठानी पड़ी है।
इतनी बड़ी तादाद में उनके लोग मारे गए हैं। इस वक्त 1000 के करीब इजरायली मारे जा चुके हैं। हमास की कैजुअल्टीज निस्बतन कम हुई हैं और उनके लोग बड़े बड़े आर्मी अफसर और ब्रिगेडियर्स गिरफ्तार होकर हमास की कैद में है। इसने फ्रस्ट्रेट किया हुआ है। तो एक फ्रस्ट्रेटेड ओवर एंथुसियास्टिक और वैश्याना किस्म का जो माइंडसेट इस वक्त इजराइल का है उसे समझा जा सकता है। उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो इस बात को कंसीडर करें कि साहब ये लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट नहीं, ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए। इस वक्त इस फ्रस्ट्रेशन में कोई भी अनमाइंडफुल स्टेप लिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे खदशा है, वो तो बहुत डिवास्टेटिंग होगा पूरी दुनिया तो के अमन लिए। की बहाली के लिए आप भारत से भी और मुल्कों से क्या कहना हम चाहेंगे? तो दोनों भारत से ही कह रहे हैं सबसे पहले जी। कि हमको दावा है और वजीर आजम को हमारे दावा है कि वो विश्व गुरु हैं। वजीर आजम को दावा है कि दुनिया के सारे ममालिक, नेतन्याहू भी और जो बाइडन भी और पुतिन भी और सबके सब वजीर आजम को अपना बड़ा समझते हैं, अपना दोस्त भी समझते हैं, अपने से बड़ा भी समझते हैं। तो वजीर आजम को फौरी तौर पर जंगबंदी कराने के लिए इकदाम करने चाहिए ना। इंतजार किस बात का है? मोदी जी तो खुलेआम एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को। यही मैं कह रहा हूँ कि एकतरफा सपोर्ट करके आप क्या करके पैगाम देना चाहते हैं दुनिया को कि आप पार्टी हैं। अगर आप पार्टी बन जाते हैं तो आप मीडिएशन में फिर नहीं आते हैं। इतनी डिप्लोमेसी की समझ सबको होनी चाहिए। हमारा लिए इस वक्त जरूरी है कि हम मीडिएटर बने। जो बात कतर कह रहा है, जो बात तुर्की कह रहा है, वो भारत को कहनी चाहिए।